स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं रात 8 बजे की मुख्य समाचारों के साथ। बांटो और मलाई खाओ है कांग्रेस और एनसीपी की राजनीति का आधार। महाराष्ट्र के सतारा की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, बीजेपी सरकार ने 5 साल में कार्यशक्ति के दम पर जमीन पर उतारे जन कल्याण के कार्यक्रम। कांग्रेस समेत दूसरे दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। इनोवेशन के मामले में कर्नाटक सबसे बेहतरीन राज्य। नीति आयोग की पहली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना पहले 4 स्थानों पर काबिज। नीति आयोग ने दी राज्यों को बेहतर आधारभूत संरचना तैयार करने और निजी क्षेत्र को इनोवेशन में बेहतर काम करने की नसीहत। भारत ने संसद से लेकर स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाए हैं अनेक कदम। बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ के सत्र में सांसद कनिमोझी का संबोधन। राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने लोकतंत्र में जनता की राय के साथ कानून निर्माण में भी उनकी सक्रिय भूमिका को बताया जरूरी। चौबीस अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। 21 अगस्त से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है पी चिदंबरम। भारत और बांग्लादेश के बीच फिर जुड़ेंगे। 1965 के युद्ध के बाद से बंद पड़े रेल संपर्क। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की घोषणा। कहा, दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने में मिलेगी मदद। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे और सबसे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। शुक्रिया प्रीति। चुनावी रण 2019 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब थोड़ा ही वक्त बचा है। शनिवार शाम 5 बजे दोनों राज्यों में प्रचार थम जाएगा। लिहाजा शनिवार से पहले तमाम राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान में उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। महाराष्ट्र और हरियाणा में राजनीतिक दिग्गजों ने आज भी धुआंधार प्रचार किया। आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के बीड, सतारा और पुणे में जनसभाओं को संबोधित किया। सतारा में आयोजित जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने एनसीपी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच आपसी मतभेद है, जहां नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसा गठबंधन महाराष्ट्र का भला कैसे कर सकता है? ये सतारा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की युति की यही एक सच्चाई बची है। वहां दलों के भीतर भी दंगल है और दोनों दलों को नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोरों का दंगल चल रहा है। वो एक दूसरे को हैसियत बताने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। इनकी राजनीति का एक ही आधार है, बांटो 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 और मलाई खाओ। क्षेत्र के विकास और किसानों की सहूलियत के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार थी और तब किसानों के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद उन फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन बीते 5 सालों में किसानों से जुड़ी योजनाओं को रफ्तार मिली है।
हमने ये सुनिश्चित किया है। केंद्र और राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां के लिए दिए हैं। इसमें सड़कों पर, हाईवे पर ही हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कराड़ गुहागर की 4 लेनिंग का काम हो या सातारा कागल की 6 लेनिंग का काम, ऐसे अनेक प्रकल्प पर आज काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 5 साल में एनडीए सरकार ने केंद्र और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के संस्कारों के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा और राष्ट्रवाद सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुसार ही काम करने का पूरा प्रयास किया है। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्रवाद को हमने प्राथमिकता दी है। भारत भूमि पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने हिंगोली और उल्हासनगर में जनसभाएं की। जेपी नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 साल पहले ऐसी सरकार थी जहां भ्रष्टाचार ज्यादा था और विकास से जुड़े कामों को नजरअंदाज किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय के मुख्यमंत्री म्यूजिकल चेयर का खेल खेलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा कि बीते 5 साल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में महाराष्ट्र में राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया है और महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त प्रदेश बन गया है। आज महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति बदल गई है। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त प्रदेश बन गया है। नहीं तो पहले हम सुनते थे ये स्कैंडल, वो स्कैंडल, ऐसा स्कैंडल, चाचा का स्कैंडल, भतीजा का स्कैंडल। आज हम विकास की बात सुन रहे हैं। वहीं वीर सावरकर को भारत रत्न की मांग पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इससे सहमत नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के लिए पोस्टल स्टैंप जारी किया था। As far as Savarkar ji is concerned, you would recall that Indira Gandhi had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is, we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized and stood for. इस बीच पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 मई 1980 को प्रधानमंत्री के तौर पर लिखे इंदिरा गांधी के उस पत्र का हवाला दिया जिसमें उन्होंने वीर सावरकर के आजादी के आंदोलन में अहम योगदान को स्वीकार किया था। इन सब के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का महाराष्ट्र के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है और इस बार कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को समर्थन देगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों और उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री ने कोई पहल नहीं की। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। शरद पवार ने आज नासिक जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। शरद पवार ने कहा कि 370 हटाए जाने पर उन्होंने इसका सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री उनके रुख को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं होने की वजह से ही चुनाव प्रचार में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को तवज्जो दी जा रही है। शरद पवार ने यह भी कहा कि जब अनुच्छेद 370 हटाने को संसद से मंजूरी मिली है तो इस मुद्दे पर विपक्ष को क्यों उकसाया जा रहा है।
और आइए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा में अपनी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। भिवानी में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। यही नहीं, हरियाणा में पूरा विपक्ष बिखर चुका है। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कांग्रेस की आलोचना की। उस समय भी हम लोगों ने वादा किया था, बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा तो हम धारा 370 समाप्त करेंगे। जो ही बहुमत हम लोगों को मिला, धारा 370 हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब उसको लेकर भी हंगामा। लेकिन आपने देखा कि सारी राजनीतिक पार्टियां सब खंड खंड हो गई हैं धारा 370 के नाम पर। कांग्रेस में भी विभाजन हो गया है, जितने भी विरोधी पार्टियां सब में विभाजन हो गया है, यहां के लोकदल में भी विभाजन हो गया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला है, जबकि आईएनएलडी और जेजेपी की कोई हवा नहीं है। वहीं बीजेपी के 75 से ज्यादा सीटों पर जीत के दावे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में हवा बदल चुकी है और जनता कांग्रेस को वापस लाना चाहती है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने जेजेपी को समर्थन देने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इसका चुनाव में कोई दुष्यंत चौटाला की पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी जननायक जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए पार्टी ने लुभावना वादा किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी के सत्ता में आने पर 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी। साथ ही पार्टी ने ये घोषणा पत्र में बेरोजगार युवकों के लिए 11,000 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान भी किया है। वहीं किसानों के लिए भी फसल के समर्थन मूल्य पर 100 रुपए ज्यादा देने की बात कही गई है। फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी प्रीति के पास। धन्यवाद अभिलाषा। बात कुछ और अहम खबरों की। भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है, इसके लिए हमें ही आगे आना होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तब उनकी सोच जो भी रही हो, लेकिन उसकी स्थापना के इतने साल बाद भी ये विश्वविद्यालय हिंदू संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अडिग खड़ा है और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि हमेशा के लिए वैशाली और मगध साम्राज्य के टकराव को समाप्त करके एक अखंड भारत की रचना की दिशा में गुप्त साम्राज्य आगे बढ़ा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना की होगी, किसी को मालूम नहीं है उनके मन में क्या विचार रहे होंगे। परंतु इसके इतने सालों के बाद ये जरूर दिखाई पड़ता है कि इतने हजारों वर्ष की हिंदू संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए ज्योतिर्धर बनकर एक विश्वविद्यालय आज दुनिया के बीच में अपना ध्वज लेकर अडिग खड़ा है और हिंदू संस्कृति को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने का काम कर। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में कर्नाटक को इनोवेशन यानी नवाचार के लिए सबसे बेहतर राज्य का दर्जा मिला है। रैंकिंग में केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली और पहाड़ी राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र को शोध और इनोवेशन में और बेहतर काम करने की जरूरत है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने राज्यों से इनोवेशन के लिए बेहतर संरचना तैयार करने की अपील भी की। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 की रैंकिंग में कर्नाटक नवाचार और निवेश के मामले में सबसे बेहतर राज्य बनकर उभरा है। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने पहले 4 में जगह बनाई है। नीति आयोग की ओर से तैयार इस रैंकिंग को राज्यों में इनोवेशन, निवेश, मानव संसाधन, व्यापार के लिए माहौल जैसे मानकों पर तैयार किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र को रिसर्च के क्षेत्र में और ज्यादा योगदान करना होगा। Will set a new trend, if you like, for the state governments to play, sort of give enough attention and focus on this, and to now revamp their science and technology establishments on the one hand, to make sure that the distance between the lab to the land is shortened as far as possible, and 3, and I think for most important for me, is that the mistrust between the private and the public sector is taken away. So that's what has happened. The two have worked in silos to a large extent, and I think we can't achieve the sort of breakthroughs and the sort of innovative, progress that we want unless that happens. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि बच्चों की परंपरागत पढ़ाई की बजाय उनमें शोध की प्रवृत्ति को जगाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि किस तरह अटल इनोवेशन मिशन और करीब 3,500 अटल टिंकरिंग लैब के जरिए बदलाव आ रहा है। अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार के शोध संस्थानों का भी मूल्यांकन होना चाहिए और राज्यों को अपने यहाँ शोध का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। We must start ranking all the CSIR labs. Actually, we must put this in public domain. What have they done for private sector in India? How have they fueled change in India on defined parameters? We should make it all put it all out in public domain and shame those who have not delivered and award those who have delivered. That's the only way India will grow. Competitive strength will come out of putting all this in public domain. ये रैंकिंग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तैयार की गई है। हरियाणा को सुरक्षित और बेहतर लीगल मामले में शीर्ष स्थान मिला है, तो वहीं नॉलेज आउटपुट और व्यापार माहौल के लिए तमिलनाडु को शीर्ष पर रखा गया है। नीति आयोग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर आकांक्षी जिलों पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ चुकी है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक का आज समापन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में गए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से सांसद शशि थरूर ने बैठक के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मंच में सांसदों को अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों के विचार जानने, मौजूदा चुनौतियों और संसदीय प्रक्रियाओं को जानने का मौका मिला। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आभार जताया। We believe that as a forum in which parliamentarians have an opportunity to talk to each other, have an opportunity to exchange thoughts on some of the most important issues facing the world today. If we can go beyond the ways in which governments tend to function with each other in intergovernmental forums and treat ourselves as colleagues accountable to our peoples whom we represent, and at the same time working with each other for the benefit of our common humanity, I think we would all be the gainers. Once again, many thanks to the delegations that supported our resolution on climate change, which has come through the drafting committee process in a very constructive way. We're looking forward to its formal adoption today. And with renewed thanks to the President, the Secretary General, and of course to the people and government and National Assembly of Serbia, who've contributed so much to the successful and efficient organization of the IPU session. और इससे पहले अंतर संसदीय संघ के सत्र में द राइज ऑफ पार्टिसिपेटरी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी विषय पर बोलते हुए सांसद कनिमोझी ने कहा कि भारत ने संसद से लेकर स्थानीय स्तर पर जनता की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और कानून निर्माण के विषय को एक दूसरे से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की राय के साथ कानून निर्माण में भी उनकी सक्रिय भूमिका जरूरी है। I think in today's world, parliaments and democracies are turning more towards becoming more participatory and taking more input from people and their opinions. And there is a lot of expectation from people that their opinion has to become the part of legislative processes rather than
it being only what the governments decide. So that is what we are also trying to put forward here. I think in India, we have achieved this to a large extent because we've emphasized on local administrations and people have been able to participate more in the administrative and the legislative process. I want to make just two brief points. The first point that I wish to make is that the second subject, which is regarding who makes the law, and the first is the democracy, the participative democracy. Can we think of clubbing the two topics? Because it could be that even though it could be a participatory system of taking the people's views and opinions and the stakeholders' views, but in actual lawmaking, that kind of a participation is not reflected. So to look into that aspect, if I would wish that when you are preparing the report, you would also reflect on that topic. This direct participation could not be the effective way of participation. It could be a very dumb participation if you are doing it through the internet, where you just say that whether it should be done or should not be done, unless you discuss the merits and demerits and ways to actually accomplish the result. That cannot be an intelligent participation. So it would be required that we have a participatory democracy. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की है कि 1965 के युद्ध के बाद भारत के साथ रोक दिए गए सभी रेल संपर्कों को फिर खोला जाएगा। ढाका और कुरुग्राम के बीच पहली अंतर शहरी रेलगाड़ी के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ने के साथ ही बांग्लादेश रेलवे को भी फायदा होगा। आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने एक बार फिर चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत को 24 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दिया है। सीबीआई कोर्ट ने चिदम्बरम को 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहीं ईडी ने भी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोनों ही मामलों में चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत को 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। दिल्ली की एक अदालत ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड की धन की कथित हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों मलविंदर सिंह और उनके भाई शिविंदर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 अन्य आरोपियों सुनील गोदवानी, कवि अरोड़ा और अनिल सक्सेना को भी 31 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पीएमसी बैंक घोटाले में गिरफ्तार बैंक के पूर्व डायरेक्टर को 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई की अदालत में पूर्व डायरेक्टर सुजीत सिंह अरोड़ा को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सुजीत अरोड़ा को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में मुख्य आरोपी और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की आज ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में सुनवाई अगले साल 11 से 15 मई के बीच होनी है और उसे हर 28 दिन में अंतिम समीक्षा सुनवाई के लिए वीडियो लिंक के जरिए पेश भी होना होगा। सऊदी अरब के मदीना शहर में बस और भारी वाहन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 35 विदेशियों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं और हादसे के शिकार लोग अरब और एशियाई तीर्थयात्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के अवसर पर कहा कि गरीबी उन्मूलन के शासकीय कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार किया जाना चाहिए। गरीबी मात्र आर्थिक मुद्दा ही नहीं है, उसके सामाजिक संदर्भ भी हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि समुदाय के स्तर पर भी गरीबी के सामाजिक कारणों और आयामों का समाधान होना चाहिए। रूढ़िवादी सामाजिक असमानता का निराकरण करें। हिंद महासागर में भारत समुद्री सहयोग विषय पर दिल्ली में आज विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से राउंड टेबल डिबेट आयोजित की गई। ये डिबेट लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज और ब्रिटिश उच्चायोग के सहयोग से आयोजित की गई। इस डिबेट में भारतीय नौसेना की पूर्व प्रमुख एडमिरल रॉबिन धवन और ब्रिटेन की तरफ से एडमिरल टिम फ्रेजर ने हिस्सा लिया। दरअसल हिंद महासागर बढ़ते संघर्ष का क्षेत्र बन रहा है। इस क्षेत्र में बेरोक-टोक आवाजाही भारत और ब्रिटेन का साझा रणनीतिक लक्ष्य है और दोनों ही देशों के लिए समुद्री डकैती, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, क्षेत्रीय विवाद, बढ़ते हथियार और तस्करी साझा चुनौतियां हैं।
भारत और ब्रिटेन सैन्य और वाणिज्यिक सहयोग के जरिए हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। The connectivity in the islands, particularly the Andaman Nicobar, will enhance our connectivity with our littoral neighbors in the Bay of Bengal, which is the largest bay in the world, and we have 7 countries on the rim of the bay. This activity of development in the islands will actually open up a host of opportunities for joint venture partnerships between India and United Kingdom to harness the blue economy. The other areas include deep sea fishing, offshore oil and gas exploration, deep seabed mining, as well as renewable sources of ocean energy, the tidal energy, wave energy, as well as ocean thermal energy conversion. ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच ब्रेक्जिट डील पर सहमति हो गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें नई ब्रेक्जिट डील मिल गई है जो उनके लिए बेहतरीन है। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच पिछले काफी दिनों से इस डील को लेकर चर्चा चल रही थी। अब सिर्फ संसद को इस शनिवार को ब्रेक्जिट को मंजूरी देनी है। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच ये बड़ा समझौता ब्रसेल्स के समिट से ठीक पहले हुआ है। ब्रेक्जिट डील ना होने के कारण ही थेरेसा मे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बजाज ऑटो अपने आइकॉनिक चेतक स्कूटर का इलेक्ट्रिक अवतार लेकर आया है। बजाज ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश किया। लॉन्च इवेंट में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल हुए। बजाज के इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन कंपनी के चाकन प्लांट में किया जा रहा है। इसरो ने चांद की सतह की बेहद खूबसूरत तस्वीर साझा की है। चंद्रयान 2 के इमेजिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड ने चंद्रमा की सतह की तस्वीर खींची है, जिसे इसरो ने ट्वीट करके साझा किया। इमेजिक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे वो चंद्रमा की सतह से परिवर्तित होने वाले सूर्य के प्रकाश को माप सके। भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को चांद की दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन आखिरी क्षणों में इसरो का संपर्क लैंडर से टूट गया। इसरो के मुताबिक लैंडर की चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद से विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देश सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। नमस्कार।